नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज हम रोज की तरह ही प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बात करेंगे देश की राजनीति के बारे में। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। हमारे देश में जो अभी राजनीति चल रही है उसमें 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, टिकटों के वितरण का दौर चल रहा है, कुछ लोग नाराज हो रहे हैं, मान जी। मनोबल का दौर भी चल रहा है। आज राजस्थान में भाजपा ने अपनी एक लिस्ट जारी की जिसमें उसने वसुंधरा राजे सिंधिया को भी टिकट दिया है और यह माना जा रहा है कि उनके कुछ समर्थकों को भी एडजस्ट किया गया है। जी। तो क्या एक तरीके से ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे को पीछे करना चाहती है, पर शायद उसे लगता है कि बहुत नुकसान का सौदा होगा और ये वसुंधरा राजे के वजन को दिखाता है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में शुरू से ही काफी दुविधा की शिकार है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरफ जाए। आला कमान जो है वसुंधरा राजे सिंधिया को बिल्कुल नापसंद करता है। अगर वो नापसंद ना करता होता तो उनके बारे में एक स्पष्ट और दूसरी बात ये है कि नापसंद करने के बावजूद भी उनके बारे में कोई स्पष्ट नीति नहीं बना पाते, क्योंकि राजस्थान में वो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी नेता है। इस बात को आप राजस्थान में जाइए, किसी पत्रकार से पूछिए, किसी भाजपा के व्यक्ति से पूछिए, किसी से भी पूछिए, वो सब मानते हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की सबसे बड़ी नेता हैं। उन्हीं के नेतृत्व में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की प्राप्ति हुई थी। इससे पहले भैरव सिंह शेखावत सबसे बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन वो जब तक नेता थे तो वो केवल एक संयुक्त सरकार के ही मुख्यमंत्री बन पाते थे। लेकिन वसुंधरा राजे जब उनके हाथ से नेतृत्व लेकर वसुंधरा राजे को दिया गया, तब उन्होंने पहली बार बताया कि वो किस तरीके से राजस्थान में भाजपा को किस मुकाम तक ले जा सकती हैं। लेकिन उनकी एक काम करने की शैली है वसुंधरा राजे की, जिस शैली के तहत वो किसी और को भाव नहीं देती हैं, वो किसी के नियंत्रण में, किसी के निर्देश में नहीं काम करना चाहती। चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या फिर वो भारतीय जनता पार्टी का आला कमान हो, कोई हो, सुझाव तो सभी लोग लेते हैं। उनकी अपनी शैली है, उनके अपनी पसंद नापसंद है। कुछ लोगों को वो बहुत ज्यादा पसंद करती हैं, कुछ लोगों को पसंद नहीं करती हैं। तो इसकी वजह से वो मुख्यमंत्री तो रही वहां पर, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनके भाजपा के आला कमान से बहुत अच्छे संबंध रहे हो। तो इस तरह के नेता को नरेंद्र मोदी नहीं पसंद कर सकते। नरेंद्र मोदी का स्वभाव ये है कि आपको उनकी ताबेदारी में रहना होगा। तो वसुंधरा राजे किसी की ताबेदारी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए 2014 में जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, वसुंधरा राजे ने अपनी नाखुशी जाहिर कर दी थी कि राजस्थान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में उतनी जगह नहीं मिल रही है, उतना हिस्सा नहीं मिल रहा है जितने का वो हकदार है। और उनका जो विद्रोह था वो सब लोगों ने देखा। उधर मंत्रिमंडल में लोग चुने जा रहे थे, शपथ हो रही थी, इधर वो राजस्थान के सांसदों को लेकर राजस्थान भवन में बैठी हुई थी और वो उस पूरे कार्यक्रम से अपने आप को अलग अलग दिखा रही थी। तो एक ऐसा नेता है वो। लेकिन साथ में ये भी है कि वो राजस्थान में उसी के नेतृत्व में भाजपा चुनाव जीत सकती है। एक ये भी बात है। तो ये जो पूरी परिस्थिति है, इस परिस्थिति ने भारतीय जनता पार्टी को दुविधा में डाल दिया। भाजपा आला कमान ने काफी ऊहापोह किया, काफी आकलन किया कि वसुंधरा राजे को चेहरा बनाने से हमें क्या नुकसान होगा और वसुंधरा राजे को चेहरा न बनाने से हमें क्या नुकसान होगा। वो नुकसान ज्यादा होगा या ये नुकसान ज्यादा होगा। उन्होंने भी वसुंधरा राजे को चेहरा बनाने का ये भी है, वसुंधरा राजे के खिलाफ जो राजस्थान के अंदर भाजपा की शक्तियां हैं वो उनके खिलाफ सक्रिय हो जाती हैं और वो उन्हें जीतने से रोकती। तो ऐसा सुनने में आता है, खबर यही सुनने को मिलती है कि आला कमान ने समझा कि वसुंधरा राजे को अगर चेहरा नहीं बनाया जाएगा तो नुकसान होगा, लेकिन अपेक्षाकृत कम होगा। अगर उन्हें चेहरा बनाया जाएगा तो नुकसान ज्यादा होगा। ये आला कमान का मानना था। लेकिन ये आला कमान की मान्यता राजस्थान में लोगों से बातचीत करने से पुष्ट नहीं होती। लोगों से बातचीत की जाए तो लोग यही मानते हैं कि वसुंधरा राजे को अगर चेहरा बनाया जाता तो जरूर है कुछ लोग विरोध करते और कुछ लोग अपने अपने मुकाम पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करते, लेकिन वो ना के बराबर होते और भारतीय जनता पार्टी आसानी के साथ में कांग्रेस को वहां पर परास्त कर सकती। इस पूरी प्रक्रिया ने किया ये कि कांग्रेस को एक तरह का हेड स्टार्ट दे दिया। मतलब कांग्रेस को शुरुआती बढ़त जो है वो एक मिल गई। और उसके बाद फिर अशोक गहलोत ने जिस तरीके से लाभार्थी योजनाएं शुरू की और जिस तरीके से अपना प्रचार किया, और नरेश अरोड़ा जो कि एक कंपनी चलाते हैं, उन्होंने अशोक गहलोत का चुनाव प्रबंधन संभाला।
ये वही नरेश अरोड़ा हैं जिन्होंने डीके शिव कुमार के साथ वहां चुनाव प्रबंधन संभाला था कर्नाटक में और कामयाब हुए थे। और फिर महंगाई राहत शिविर वगैरह बनाए लगाए गए और उसमें बड़े पैमाने पर लोगों को उस पूरे कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया। मुझे लगता है कि नरेश अरोड़ा का, अगर कांग्रेस वहां चुनाव जीतती है तो नरेश अरोड़ा और अशोक गहलोत की जोड़ी और कर्नाटक में डीके शिव कुमार और नरेश अरोड़ा की जोड़ी कांग्रेस की राजनीति में उनका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होगा। अब भारतीय जनता पार्टी का जो टिकट बंटवारा है, अब आप देखिए कि उन्होंने वसुंधरा राजे को टिकट जरूर दिया, लेकिन टिकट देने की प्रक्रिया में उससे पहले बहुत सारी अफवाहें हो गई, बहुत सारे अंदेशे पैदा हो गए और लगातार पार्टी की तरफ से कोशिश होती रही कि वसुंधरा राजे अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे को सौंप दें जो कि सांसद हैं और खुद केंद्र में आ जाएं, यानी राज्य में राजनीति की विरासत अपने बेटे को सौंप दें और केंद्र में आ जाएं। इसके ऊपर आला कमान का बहुत जोर रहा। वसुंधरा राजे लगातार इसका विरोध करती रही, उन्होंने ये बात मानने से इनकार कर दी। तो जब ये जद्दोजहद एक मुकाम तक पहुंच गई और फिर केंद्र को लगा कि वो ये बात नहीं मान रही हैं, तो अंततः उन्होंने उन्हें एमएलए का टिकट दे दिया। कांग्रेस की स्थिति क्या इससे बेहतर दिखती है, क्योंकि वहाँ दो नेता हैं, दोनों मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और जो आला कमान की तरफ से जो एक नेता जाती हैं प्रियंका गांधी, वो बीच में रहती हैं, दोनों साथ अगल-बगल रहते हैं। लेकिन क्या ये माना जाए कि वहाँ टकराव शांत है? उन्होंने भी जो टिकटों का बंटवारा किया है, शायद 30 या 35 सीटें उन्होंने बाँटी हैं और वो सारे सुरक्षित उम्मीदवार हैं, बड़े नेता हैं। तो शायद वो भी विचार कर रहे हैं कि टिकट काटे या ना काटे। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की स्थिति बीजेपी की तुलना में ठीक है? कम से कम आंतरिक टकराव के स्थिति। देखिए, सी वोटर का जो अभी सर्वे आया था, उस सी वोटर के सर्वे में उन्होंने अपने उत्तरदाताओं से एक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि क्या गहलोत और पायलट के बीच झगड़े से कांग्रेस को नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसमें बहुत बड़ी संख्या में बड़े प्रतिशत में लोगों ने कहा कि इससे कांग्रेस को काफी नुकसान हो चुका है, क्योंकि ये झगड़ा ऐसा नहीं है कि 3-4 महीने चला हो और आला कमान ने फिर दोनों के मुंह पे टेप लगा दिया हो और वो मजबूर कर दिया हो को अपनी तलवारें म्यान में डाल लें। ये झगड़ा पूरे 5 साल तक लगातार चलता रहा, यहां तक कि सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर भी बैठ गए। वस्तुस्थिति ये थी राजस्थान में कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका का निर्वाह नहीं कर रही थी, विपक्ष की भूमिका का निर्वाह सचिन पायलट कर रहे थे और आला कमान कुछ इस तरह की नीति अख्तियार किए हुए था कि वो न सचिन पायलट को रोक रहा था और ना ही सचिन पायलट को शह दे रहा था। उसने अजीब तरीके से एक तटस्थ भूमिका अख्तियार कर रखी थी। राजस्थान में जो जिसकी मर्जी आती वो कर रहा था। तो उधर अशोक गहलोत भी बहुत ही कड़े शब्दों में सचिन पायलट को संबोधित करते थे, उन्हें गद्दार वगैरह भी कहते थे और उनके ऊपर एक बार आरोप भी लगा था कि वो भाजपा के साथ मिलकर सरकार गिराना चाहते हैं। और उस तरह की पत्रकारों ने भी कुछ गतिविधियां चिन्हित की थी, किस तरह की गतिविधियां हो रही थी। वो नहीं हो पाया, वो अलग बात है, लेकिन इस तरह की कोशिश तो हुई थी। तो जब आला कमान को साफ दिख गया था उसी वक्त कि ये व्यक्ति सरकार गिराने की हद तक जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी के साथ में साजबाज करने की हद तक जा सकता है, तो उन्हें सचिन पायलट को बहुत ही या तो कड़ाई से अनुशासित करना चाहिए था या उनको दंडित करना चाहिए था। ना उन्हें अनुशासित किया गया, ना उन्हें दंडित किया गया। इस परिस्थिति ने धीरे धीरे सरकार का जो वकार था, यानी सरकार की जो वैधता थी, उसकी जो साख थी, उस साख में धीरे धीरे बट्टा लगता रहा और वो बिल्कुल आखिर में जाकर आला कमान मल्लिकार्जुन खड़गे के कारण वो भी इस हद तक जा पाया कि उन्होंने दोनों को चुप करा दिया। अब दोनों के बीच में विरोध है, वो मुखर नहीं है, लेकिन विरोध तो है, ऐसा नहीं है कि विरोध खत्म हो गया। और राजस्थान में कांग्रेस को टिकट बांटने में जो दिक्कत हो रही है, जो एक सहमति बननी चाहिए थी, बावजूद इसके आला कमान ने ये स्पष्ट कर दिया था आखिरी दौर में कि भाई चुनाव अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही लड़े जाएंगे और जब जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएंगे उन्हीं के हाथ में पूरी चुनाव मुहिम की बागडोर रहेगी और जाहिर है कि अगर कांग्रेस जीतती है तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये आला कमान से तकरीबन स्पष्ट कर दिया गया था। हालांकि ये मैं समझता हूँ आला कमान ने ठीक किया, देर आए दुरुस्त किया, लेकिन थोड़ी देर हो गई इस काम को करने में।
तो आज वहां पर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं हो रही है, ये बात सही है, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि दोनों बड़े मित्रतापूर्ण ढंग से मिलजुल के काम कर रहे हों। क्या राजस्थान के बारे में हम यह भी कह सकते हैं कि दो दलों में दो बड़े प्रांतीय स्तर के नेता हैं, राज्य स्तर के नेता हैं, जिन्हें उनका आला कमान पीछे करना चाह रहा है, लेकिन दोनों एक तरीके से मैदान में डटे हुए हैं। वसुंधरा राजे भाजपा में और अशोक गहलोत कांग्रेस में नहीं, कि तो हम दोनों में फर्क है, लड़ कमल, रहे हैं। दोनों में फर्क है। मैं ये नहीं मानता हूं कि कांग्रेस आलाकमान अशोक गहलोत को पीछे करना चाहता है। कांग्रेस आलाकमान अशोक गहलोत को पसंद भी करता है और अशोक गहलोत को वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनाना चाहता था। ये दूसरी बात है कि अशोक गहलोत चाहते थे कि उनकी मर्जी के व्यक्ति को ही उनकी जगह मुख्यमंत्री बनाया जाए। आलाकमान की योजना थी कि इनको पार्टी अध्यक्ष बना दिया जाए और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। इसके लिए वो तैयार नहीं थे, इसलिए वो पार्टी अध्यक्ष नहीं बन पाए, वरना मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह अशोक गहलोत पार्टी अध्यक्ष होते। आपको ध्यान होगा उस वक्त अशोक गहलोत पार्टी अध्यक्ष का नॉमिनेशन तक भरने के लिए जा रहे थे। तो ये स्थिति थी, लेकिन अशोक गहलोत की शर्त ये थी कि राजस्थान में या तो उनकी मर्जी का मुख्यमंत्री बनेगा या वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने रहे और पार्टी अध्यक्ष भी बन जाए। तो ये संभव नहीं था। तो इस प्रकार इस पेचीदगी की वजह से वो नहीं बन पाए। उसके बाद फिर शशि थरूर में और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, जिसमें आलाकमान का हाथ खड़गे की पीठ पर था और वो खड़गे चुनाव इसलिए जीते। तो अशोक गहलोत को आलाकमान नापसंद करता हो ऐसी बात नहीं है। आपको ध्यान होगा कि राहुल गांधी जब पार्टी अध्यक्ष थे तो गुजरात चुनाव का उन्होंने इंचार्ज अशोक गहलोत को बनाया था और दोनों ने बहुत अच्छा वहां काम किया था और कांग्रेस ने भाजपा को एक बार की चुनाव हारने के कगार पर पहुंचा दिया था। वहां पर भाजपा की 100 से नीचे चली गई थी सीटें। तो सोनिया गांधी भी गहलोत को पसंद करती हैं और राहुल गांधी के साथ भी अशोक गहलोत का अच्छा रिश्ता है, बावजूद इसके कि अपनी अंग्रेजी परस्त पृष्ठभूमि के कारण वो सचिन पायलट को पसंद करते हैं। सचिन पायलट विदेश से पढ़ के आए हैं। तो ये इस तरह का एक वहां पर एक सांस्कृतिक राजनीति, वहां की कांग्रेस की जो राजनीतिक संस्कृति है उसके अंदर इस तरह से चीजें तय होती हैं। इसके विपरीत भाजपा का आलाकमान वसुंधरा राजे को फूटी आंख भी नहीं देखना चाहता। वहां स्थिति बिल्कुल दूसरी है। एक प्रश्न मैं इंडिया गठबंधन के बारे में करना चाह रहा था। एक तो ये कि क्या इंडिया गठबंधन में आपसी सामंजस्य की बिल्कुल कमी दिखती है, यानी कि मीडिया में बयानबाजी ज्यादा होती है जबकि नेता आपस में बात कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये इस गठबंधन की कमी है जिसे उन्हें दूर करने की जरूरत है? नहीं, आप जो बात कह रहे हैं उसी को जवाब क्या देना है, उसी में जोड़ते हुए मैं अपनी बात कहूंगा। मेरी ये आज तक समझ में नहीं आया कि इंडिया गठबंधन अपने गठबंधन का सांगठनिक ढांचा सुपरिभाषित रूप से क्यों नहीं बनाता है। आखिरकार कौन है जो उसको ये काम करने से रोक रहा है? कोई भी पार्टी, कोई भी नेता इसका विरोध तो करेगा नहीं। एक इतना बड़ा गठजोड़ है जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने का दम धर रहा है, अगला चुनाव जीतना जाता है, जाहिर है चुनाव जीतेगा तो इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाएगा। वो अपने संगठन का एक ढांचा, इंडिया गठबंधन का कोई एक संयोजक हो, उसका एक सचिवालय हो, उसके प्रवक्ताओं की एक टीम हो जो विभिन्न विषयों के ऊपर इंडिया गठबंधन की तरफ से टीवी चैनलों में फील्ड की जाए, अखबारों में वो लोग लेख लिखें और हर मुद्दे के ऊपर एक उसकी ऑफिशियल लाइन हो, एक आधिकारिक लाइन के तहत लोग बोलें। ये काम क्यों नहीं किया जा सकता है? अगर ये काम कर दिया गया होता तो जिस सामंजस्य के अभाव का आप जिक्र कर रहे हैं इसकी नौबत ही नहीं आती। अगर सामंजस्य का कहीं अभाव लगता है तो क्योंकि संगठन होता है तो उसमें संशोधन कर लेता है, वो लाइन बदल दी जाती है, एक नई परिस्थिति के अनुसार दूसरी लाइन बना ली जाती है। लेकिन जब आप ढांचा ही नहीं होगा तो वो काम होगा कैसे? एक आखिरी सवाल नीतीश कुमार के बारे में। कल उन्होंने या परसों उन्होंने एक बयान दिया था मोतिहारी में, जहाँ पर राष्ट्रपति भी थे, भाजपा नेताओं को देख के कि आपसे पुरानी दोस्ती खत्म थोड़ी ही ना होगी। और आज फिर उन्होंने कहा कि उनकी बातों को बिल्कुल गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, वो तो एक पुरानी बात कह रहे थे और वहां पर गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था तो एक ऐसी बात उन्होंने कही थी। तो क्या हम नीतीश कुमार को एक ऐसा भरोसेमंद नेता मान सकते हैं जो अब भारतीय जनता पार्टी से दूर ही रहने वाले हैं, या सच में वो पाला बदल सकते हैं? और दूसरी बात ये कि क्या सच में मीडिया जो है वो इंडिया गठबंधन में
एक फूट की संभावना ही ढूंढते रहता है? देखिए, मीडिया का ज्यादा बड़ा हिस्सा, मैं मानता हूं कि 90% हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के का हित साधने में लगा रहता है। ये अपने आप में एक तथ्य है और ये पिछले 9-10 साल से यही प्रक्रिया चल रही है। मीडिया पूरी तरीके से भाजपा की सेवा में लगा रहता है। वो भाजपा के पक्ष में सारे कार्यक्रमों को प्लॉट करता है। प्लेट इस तरह सजाई जाती है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हर तर्क जाए। कुछ लोग इस काम को ज्यादा चालाकी से करते हैं और कुछ लोग इस काम को काफी नंगेपन के साथ करते हैं। वो एक आंख की शर्म भी उनके उनके पास नहीं है और ज्यादातर सवाल वो विपक्ष से पूछता है। भाजपा के अंतर्विरोध उसको दिखाई नहीं पड़ते, विपक्ष के अंतर्विरोध उसे बड़े बड़े दिखाई पड़ते हैं और उनके ऊपर ज्यादा चर्चा होती है। इसी तरह जो विपक्ष की एकता होती है तो मीडिया का वो हिस्सा तो बड़ी बेचैनी से उस क्षण का इंतजार कर रहा है जब ये एकता टूट जाएगी। उसके बाद देखिए वो किस किस तरह के कार्यक्रम होते हैं। तो वो तो इंतजार ही कर रहा है कि विपक्ष की एकता टूट जाए। विपक्ष की एकता नहीं टूट रही, इससे मीडिया में बेचैनी है। इसीलिए जरा से भी वहां कोई अंतर्विरोध आता है, कोई विरोधाभास आता है, चाहे विधानसभा चुनाव को लेकर हो या दो नेताओं के बीच में एक दूसरे पर छींटाकशी हो गई हो, वैसे ही ऐलान होने लगता है कि भाई अभी से इसको झटका लग गया, अभी संकट में फंस गया, सांसद में फंस गया, इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल होने लगता है। कोई भी मसला हो, महुआ मोइत्रा का प्रश्न है, उस पर सवाल पूछा जाता है कांग्रेस के प्रवक्ता से, इससे तो विपक्ष की एकता को डेंट लग जाएगा। यही हर कोई भी मसला हो उस पर यही सवाल पूछा था। अब अखिलेश में और कमलनाथ में मान लीजिए कुछ अंताक्षरी हो रही है, तो फिर तुरंत इस बात पे कहा जाएगा कि देखिए दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। तो इस प्रकार से ये लोग सोचते हैं और इस प्रकार से काम कर रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार के बारे में अब ये कहा जा सकता है कि वो तो विपक्ष के नेता ही हैं, कभी भाजपा के साथ मेरी मान्यता तो ये है कि नीतीश कुमार के पास फिलहाल इंडिया गठबंधन छोड़कर भाजपा में जाने का कोई विकल्प है नहीं और न ही वो इस विषय में इस तरीके से सोच रहे। भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से बहुत बड़ा फायदा होगा अगर नीतीश कुमार अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ महागठबंधन तोड़कर फिर से एनडीए में चले जाएं, लेकिन मुझे इसकी कोई भी संभावना नहीं दिखाई पड़ती। मेरा मानना है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी हस्ती है। इंडिया गठबंधन को बनाने में उनकी भूमिका सर्वोच्च और सर्वोपरि है। उस भूमिका को कैसे और बढ़ाया जाए, कैसे उसे औपचारिक रूप दिया जाए, उन्हें गठबंधन में एक महत्वपूर्ण हस्ती के एक महत्वपूर्ण पद के एक जिम्मेदारी के तौर पर उनको औपचारिक रूप से एक पद दिया जाए, ये सब बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की एक बहुत बड़ी हस्ती है। तो जैसा कि आप कहते हैं अक्सर कि क्या इंडिया गठबंधन की गाड़ी अब विधानसभा चुनाव के बाद ही आगे बढ़ेगी, तब तक इसी तरह की लग तो ऐसा ही रहा है। जो काम विधानसभा चुनाव के बावजूद भी किए जा सकते थे वो उन्होंने टाल दिए। लग तो ऐसा ही रहा है कि अब इंडिया जैसी विधानसभा चुनाव पूरे होंगे और ये पता लग जाएगा कि रिजल्ट कैसे आए और उसमें फिर ये भी तय हो जाएगा कि अब कांग्रेस की गठबंधन में कैसी स्थिति रहेगी। अगर कांग्रेस मान लीजिए इन तीनों बड़े राज्यों में चुनाव जीत जाती है तो नजारा कुछ और होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है, अगर मान लीजिए कांग्रेस केवल छत्तीसगढ़ का ही चुनाव जीत पाती है, बाकी 2 जगह चुनाव नहीं जीत पाती, तब फिर परिस्थिति दूसरी बनेगी। तब फिर विपक्ष की जो एकता है उसमें शक्तियों का संतुलन उसके हिसाब से बदलेगा। तो आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। कार्यक्रम को खत्म करने से पहले मैं आप सबसे एक बार फिर से अनुरोध करूंगा कि अगर आपने अभी तक नई परख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। आज की बातचीत के लिए अभय सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। नमस्कार।